था सोनीपत राय में, जहां 1.5 लाख छात्र पढ़ेंगे पढ़ाई में। सोनिया गांधी मनमोहन सिंह की रहनुमाई में, भूपिंदर सिंह हुड्डा की अगुवाई में कर रहा तरक्की हरियाणा, छू रहा बुलंदी हरियाणा। हरियाणा मेरी शान, हरियाणा मेरी आन, हरियाणा मेरा महान। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। बढ़ रहे हैं ये कदम, हरियाणा है नंबर 1। नए लक्ष्य, नए कीर्तिमान, हो रहा है आधुनिक हरियाणा का निर्माण। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश, मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नर्मदा, शिप्रा या बस्तर का विस्तार, सांची का स्तूप हो या महाकाल का दरबार, भोज का भोपाल हो या हो खजुराहो का शिल्प, हम हैं भारत के हृदय प्रदेश। यहाँ क्या कुछ हो रहा है विशेष, देखिए MPCG विशेष, सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत में आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के लिए मचे घमासान की, और साथ ही बात करेंगे उस चेहरे की जो बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में जाना जाता है। हम चर्चा करेंगे कि क्या सच में वो चेहरा अब अपनी ही पार्टी से अलग थलग हो गया है। पर सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी पर एनडीए में घमासान, बीजेपी से जेडीयू पूछेगा पीएम उम्मीदवार का नाम, शिवसेना को मोदी के नाम पर नहीं कोई ऐतराज, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं सिद्धू की पत्नी ने फेसबुक पर किया खुलासा, कहा पार्टी से नाराज हैं नवजोत सिंह सिद्धू। योग गुरु बाबा रामदेव का सोनिया गांधी पर कटाक्ष, कहा देश में आ गई है एक ऐसी बहू जो ससुराल से लूटकर पीहल ले जा रही है सारा सामान। और कैमरे में कैद घूस लेती मुंबई पुलिस, अवैध निर्माण करवाने के लिए पुलिस वालों ने ली घूस। कुर्ला में नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के 36 पुलिस वाले सस्पेंड।
तो लोकसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 साल बाकी है, लेकिन एनडीए में पीएम पद के उम्मीदवार को लेकर मचा घमासान थमता नहीं दिख रहा। बीजेपी में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की संभावित पीएम उम्मीदवारी पर उसके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। आलम यह है कि अब जनता दल यूनाइटेड बीजेपी को एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित करने के लिए कह सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस शनिवार और रविवार को दिल्ली में होने वाली जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बात पर फैसला किया जा सकता है कि पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को यह साफ साफ बता दे कि वो एनडीए में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर संशय की स्थिति में नहीं बने रहना चाहते और इसीलिए वो चाहेगी कि बीजेपी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की पहले ही घोषणा कर दे। तो एनडीए में पीएम पद को लेकर घमासान जारी है और अब जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू ने सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में ये मांग जदयू की तरफ से की जा सकती है कि बीजेपी ये साफ करे, अपने रुख को साफ करे कि एनडीए की तरफ से कौन हो सकता है पीएम पद का उम्मीदवार। और वहीं एनडीए में मचे इस घमासान पर कांग्रेस से भी कटाक्ष करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मोदी जी खुद उतावले हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, जबकि एनडीए की तो बात छोड़ दीजिए, जनता पार्टी में ही उनके लिए इत्तेफाक नहीं है। एक खेमा अपना अडवाणी जी का नाम उछाल चुका ही है, सुषमा जी का नाम शिवसेना वाले उठा चुके ही हैं, अरुण जेटली है, यशवंत सिन्हा है, 5-6 कैंडिडेट बने हुए हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के। अगर मोदी आते हैं तो इनमें से ये भी अपनी स्टेक को लगाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी हिंड्रेंस है जनता दल यू। जनता दल यू प्रॉक्सी में भी मेरा ख्याल में एक्सेप्ट नहीं करेगी नरेंद्र मोदी को। और वहीं इसी घमासान को लेकर हमारे संवाददाता अरुण ढांडा ने जेडीयू के नेता माहेश्वर हजारी से खास बातचीत की। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आने वाली 13-14 तारीख को दिल्ली में होने वाली है और इस मीटिंग के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एनडीए में चल रहे जद्दोजहद पर बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं स्वयं जेडीयू के नेता माहेश्वर हजारी साहब। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे जो ये मीटिंग होने जा रही है, क्या कुछ इसमें खास मसले रहेंगे? देखिए, इसमें पूरी हमारी जितनी पार्टी है, पार्टी के पूरे देश स्तर पर जो संगठन है, संगठन की चर्चा होगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होगा और अन्य सारी फैसला लिया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारा 13 और 14 का बैठक है, तो जो भी मान लीजिए बैठक चूंकि है राष्ट्रीय परिषद की, तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले कोई भी घोषणा करना, बोलना, ये बात मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। जो भी फैसला होगा राष्ट्रीय परिषद में ही फैसला होगा। हजारी साहब, कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से लंबे समय से अगर हम देखें तो बीजेपी जो है वो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग इस तरह भी देखी जा रही है कि दबाव बनाया जा सकता है बीजेपी के ऊपर कि अपना वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर करे, जो वो नहीं कर रही है। वो बीजेपी का अपनी अंदरूनी मामला है, वो किसको नेता बनाते हैं, नहीं नेता बनाते हैं। हमारा पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, उनकी पार्टी का अलग मैनिफेस्टो है, हम अपने अनुसार चलते हैं, बीजेपी अपने अनुसार चलती है। तो उनके अंदरूनी मामले में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। उनका जो फैसला होगा वो अपना आप में करें, हमारा जो फैसला होगा हम लोग अपने आप में करेंगे। आप अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, अगर जिस तरह से बीजेपी नरेंद्र मोदी को ग्लोबलाइज कर रही है, आप देखिए कि कभी वो कोलकाता जा रहे हैं, कभी दिल्ली आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है एक अपनी पार्टी को फेस दे रहे हैं? आपको क्या लगता है अगर नरेंद्र मोदी को बीजेपी प्रोजेक्ट करती है तो जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, वो भी एक वरिष्ठ एनडीए की वरिष्ठ नेता हैं और मुख्यमंत्री हैं, तो उनके आने और जाने पर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा सकता है। मान लीजिए वो अपने पार्टी के काम से यहाँ आते हैं, वहाँ आते हैं, तो बहुत सारे सभी नेता, जब हम लोग एक साधारण सांसद हैं, दौड़ के जब क्षेत्र में रहते हैं, दौड़ के यहाँ आते हैं, किसी नेता को कोई आने या जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। नेता चुनना बीजेपी का काम है, बीजेपी अपनी बैठक करके चुनेगी, उसमें हम लोगों का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। सर, अब देखिए जिस तरह से कांग्रेस अगर हम देखें तो यूपीए 2 में जो पार्टियां उनके साथ हैं वो भी उनका साथ छोड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जिस तरह से आपकी तारीफ की है पिछले दिनों से, चिदम्बरम साहब ने भी जेडीयू की तारीफ की है, तो क्या लगता है यहाँ कुछ नए समीकरण बनने के आसार लग रहे हैं? देखिए, जो अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे काज करते हैं,
तो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो विकास बिहार में विकास करके दिखाया, तो 7वां आश्चर्य है। चूंकि बिहार के लोग कहता था कभी विकास हो ही नहीं सकता है, वहां पर सिर्फ पानी और बालू है, और पानी और बालू के बल पर कभी बिहार आगे नहीं बढ़ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति बदलने के कारण आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने रात दिन मेहनत करके, और देखिए आज सबसे गरीब राज्य रहते हुए भी जो विकास दर है पूरे भारत में सबसे ज्यादा विकास दर बिहार का है। तो एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति से जब बिहार का मान सम्मान प्रतिष्ठा भी बदली, बिहार के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति पूरे देश का जितने लोग हैं उसकी नजरिया भी बदली। पहले जब कहते थे कि बिहार के हैं तो लोग हंसने लगता था, लेकिन आज जब कहते हैं बिहार के लोग को सोचना पड़ता है कि बिहारी बहुत ही मेहनती है, बिहार का लोग पढ़ा लिखा होता है। देखिए जितना भी अभी IAS IPS है पूरे देश में सबसे मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बिहार का है। बिहार का कहीं भी कोई मेडिकल कॉलेज चले जाइए, इंजीनियरिंग कॉलेज चले जाइए, 30% से 40% केवल बिहार के छात्र हैं सब जगह। तो बिहारी लोग बहुत मेहनती होते हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया है सभी जगह। तो मैं समझता हूँ नीतीश जी जो भी फैसला लेंगे वो वहाँ की जनता के अनुसार, वहाँ के क्षेत्र विकास से बातें लेकर के ही फैसला कहना है कि जो 13-14 तारीख को उनकी नेशनल काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, वो तमाम मुद्दों पर उसमें चर्चा होगी, और जो उनके अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार जो वो फैसला करेंगे वो सही फैसला होगा। तमाम लोग हैं, सभी नेता उच्च स्तर के हैं। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ चीजें इस मीटिंग से निकलकर सामने आती हैं। कैमरामैन यादव शर्मा के साथ अरुण धांटा, चैनल 1 दिल्ली। तो बिल्कुल जेडीयू पूछ रही है कि आखिरकार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कौन है प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट, ये सवाल पूछा गया है जेडीयू की तरफ से, और इसी को लेकर घमासान जारी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चैनल 1 न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर अग्निमा दुबे जी। अग्निमा जी, यहां पर आपसे जानना चाहेंगे, वक्त बहुत कम है, माफ कीजिएगा, वक्त अभी ज्यादा है, 1 साल का पूरा वक्त बाकी है, 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ये जो घमासान है, जो मांग की जा रही है कि आप क्लियर करिए कि कौन होगा यहां पर पीएम का कैंडिडेट, ये आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू की तरफ से जल्दबाजी की जा रही है इस पूरे मसले पर? हाँ, अभी तक जो जैसे आज खबरें आई हैं उसके बाद ये आ रहा है कि जो अभी शरद यादव हैं वो दोबारा से अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद बैठक हो रही है, इस वीकेंड पे बैठक है, तो निश्चित तौर पे उस पे ये खबरें आई हैं कि इस तरीके से जेडीयू एक प्रस्ताव ला सकता है। लेकिन देखना होगा कि वो उस प्रस्ताव में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। क्या वो सीधे ये कहता है कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तय होना चाहिए, या केवल इतना कहता है कि प्रधानमंत्री हम उसी को समर्थन करेंगे जो सेकुलर उसकी जो इमेज होगी या व्यक्ति होगा उसको हम करेंगे। तो देखना होगा। मुझे नहीं लगता कि अपने प्रस्ताव से कोई जेडीयू कोई एक समय सीमा बांधकर कोई दबाव डालने वाला है, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, लेकिन वो सेकुलर क्रेडेंशियल वाली जो बात है, हो सकता है वो कहीं ना कहीं वो अपने जो 2 दिन का इनका जो मंथन है उसमें कहीं ना कहीं उल्लेख हो सकता है। बिल्कुल, आडवाणी का जिक्र किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जब आडवाणी के नाम की घोषणा पहले ही कर दी गई थी तो फिर इस बार देरी क्यों हो रही है। हमारे साथ अरुण धारणा भी बने हुए हैं। अरुण, यहां पर जो दबाव, ये कह सकते हैं कि जो राजनीति की जा रही है इस पूरे मसले को लेकर, जेडीयू की तरफ से जो दबाव बीजेपी पर बनाया जा रहा है, इसे लेकर क्या बीजेपी नेताओं ने अपने रुख को साफ किया, और क्या लगता है कि क्या इस दबाव के बाद नाम का ऐलान जल्द हो सकता है, या फिर इस पूरे मसले को नजरअंदाज कर देगी बीजेपी? देखिए, बीजेपी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने भी अभी तक जो है अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। क्योंकि देखिए, जो स्टैंड अगर हम देखें जेडीयू की तरफ से है, जेडीयू भी अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोल रही है कि उसे क्या करना है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से जरूर उन्हें थोड़ी सी तारीफ मिली है, तो उनका जो है वो रुख कांग्रेस की तरफ भी हो सकता है और बीजेपी की तरफ भी हो सकता है, लेकिन साफ नहीं किया। लेकिन बीजेपी का भी जब तक बात उठती है कि नीतीश कुमार उनके साथ है या नहीं है, तो बीजेपी का यही कहना है हमेशा से कि नीतीश कुमार जो है हमारे अलाय हैं, 15 साल से जो है उनका रिलेशन चल रहा है, एनडीए के अलाय 15 साल से हैं वो, और कहीं ना कहीं वो हमारे साथ ही रहेंगे। लेकिन खुलकर कोई भी सामने नहीं आ रहा है। और बड़ी जो चीज है वो है पीएम पद की दावेदारी, कौन होगा वही जो है ना वो बीजेपी साफ कर रही है ना ही। और देखिए, जेडीयू ने एक चीज बिल्कुल साफ कर दी है, क्योंकि जिस तरह नीतीश कुमार ने भी आज कहा कि जो है प्राइम मिनिस्टर पद का जो दावेदार होगा उसकी छवि जो है वो सेक्युलर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इशारा नरेंद्र मोदी की तरफ है कि नरेंद्र मोदी अगर सामने आते हैं तो जो है वो जेडीयू अपना हाथ पीछे खींच लेगी। और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी जो है वही एक रीजन है जिसकी वजह से बीजेपी जो है कोई जल्दबाजी नहीं कर रही है अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने में। तो तमाम चीजें हैं फिलहाल। अगर दोनों पक्षों में हम देखें तो दोनों पक्षों में जद्दोजहद चल रही है। जिस तरह से 13-14 तारीख को जिनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है, हो सकता है वहां पर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर बीजेपी के ऊपर दबाव डाला जा सकता है कि जल्द से जल्द आप अपना कैंडिडेट डिसाइड कीजिए। क्योंकि बीजेपी का यहां फिलहाल यह लग रहा है कि वो जो है इलेक्शन तक जाना चाहती है,
है विदाउट नेमिंग एनी कंटेस्टेंट, किसी कंटेस्टेंट का नाम लिए बगैर कि बिल्कुल कौन होगा बिल्कुल उसका बिल्कुल आपने अरुण यहाँ पर चीजें सही बात कही। यहाँ पर अग्निमा जी भी हमारे साथ है। अग्निमा जी, अरुण ने जिस तरीके से कहा कि 15 साल पुराना ये रिश्ता है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये रिश्ता आगे भी बना रहे। हो सकता है रिश्ता टूट सकता है और हो सकता है कोई नया रिश्ता जुड़ जाए। क्या ये माना जाए कि यहाँ पर अब जेडीयू को लग रहा है, क्योंकि पर्दे के पीछे के खेल के बारे में सभी को मालूम है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेताओं से मीटिंग हुई है जेडीयू के नेताओं की, उससे लग रहा है कि कोई ना कोई डील तो जरूर हो रही है। लेकिन अगर इस तरह का दबाव जेडीयू की तरफ से बनाया जा रहा है तो क्या यह मानकर चला जाए कि जेडीयू को भी डर है कि अगर ऐन वक्त पर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा की जाती है और ऐन वक्त पर अगर जेडीयू बीजेपी से अलग होती है, ये गठबंधन टूटता है, तो इसका खामियाजा उसे चुनाव में भुगतना पड़ सकता है? हाँ, एक तो नया 15 साल नहीं 18 साल है काफी, और ज्यादा 3 साल पुराने 18 साल संबंध है दोनों दलों के। तो ऐसे में जेडीयू का निश्चित तौर पे वो भी चाहेंगे कि एक क्लियर पिक्चर हो, खुद वो फैसला लेने का एक तो तय है। मोदी के नाम पे तो जेडीयू तैयार नहीं होगी, ये आप मान के चलिए। और जहां तक मेरा अपना मानना है, बीजेपी भी इसको लेकर काफी मोदी को लेकर जरूरी नहीं है कि उम्मीदवार वो अपना बनाए। वो तभी उस कदम पे आगे बढ़ेगी जब उसको ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि जेडीयू बिल्कुल साथ छोड़ने वाला है। अभी वो चीज वो स्थिति आई नहीं है। आप देखते हैं कि शरद यादव थोड़ा सॉफ्ट लाइन ले रहे हैं, नीतीश कुमार थोड़ा हार्ड लाइन लेते हैं दोनों दलों के संबंधों को लेकर। तो ऐसे में बीच का रास्ता अभी जेडीयू चल रही है। हालांकि वो स्पष्ट कर, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अग्निमा जी कि बीजेपी भी इस समय कह सकते हैं कश्मकश में है, काफी उलझी हुई है? क्योंकि ये तो माना जा रहा है कि जेडीयू विरोध करती है नरेंद्र मोदी का, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में दो फाड़ है। कुछ नेता कह रहे हैं कि आडवाणी हमारे नेता है, कुछ नेता कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी एक अच्छा ऑप्शन है। तो यहां पर भी बटी हुई है बीजेपी पूरी तरह। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर दो तरह के विचार हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी बीजेपी को लग रहा है कि अभी बहुत समय नहीं हुआ है कि इस चीज को कोई इस पर घोषणा करी जाए या इस पर कुछ तय किया जाए। वो ये देखना चाहती है कि किस तरीके से दूसरे जो दल हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपनी रणनीतियों को लेकर, तब बीजेपी बाद में जाके अपना फैसला करे। अगर एक फैसला वो आज की तारीख में करती है और बाद में उसको बदलना पड़ता है तो बीजेपी के लिए भी थोड़ी सी अजीब स्थिति हो जाएगी। तो वो अभी एक तरफ बीजेपी कुछ लोगों का पूरा मानना है कि जेडीयू नहीं जाएगा, ये बहुत कई लोगों का मानना है कि जेडीयू नहीं जाएगा अगर और किसी कैंडिडेट को घोषित करेंगे। तो उसके लिए वो चाह रहे हैं कि बैठक होगी। उनका साफ कहना है कि अभी 1 साल बाकी है, अभी राज्यों के इलेक्शन आ रहे हैं स्टेट में, उनमें भी रिजल्ट देखते हैं, उसके बाद फिर जब एक हवा बनेगी तब उस वक्त घोषित करा जाए। ये बीजेपी के अपने रणनीतिकारों का मानना है। और मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि जेडीयू कहने के लिए, एक मैसेज देने के लिए जरूर अपने प्रस्ताव अगर लाता है तो लाएगा वो, नहीं तो कोई एक समय सीमा बद बांध के वो नहीं, ऐसा कोई मुझे लग रहा है कि कहने वाला है कि आप 1 महीने में 2 महीने में कोई फैसला। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है अग्निमा जी कि जब, क्योंकि ये सवाल खुद जेडीयू की तरफ से उठाया जा रहा है, जेडीयू नेताओं की तरफ से उठाया जा रहा है कि जब 2007 में लोकसभा चुनाव, माफ कीजिए 2009 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उस दौरान 2007 में लालकृष्ण आडवाणी के नाम की घोषणा कर दी गई थी। तो इस बार इतनी देरी क्यों कर रही है बीजेपी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नरेंद्र मोदी को लेकर यहां पर कोई ना कोई फैसला लेने में यहां हिचकिचाहट है बीजेपी के अंदर? शायद इसी वजह से वो इतनी देरी कर रही है और यही डर जेडीयू को भी सता रहा है। इस पर आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सदा सच का साथ निभाया है, झूठे वादे नहीं किए, नहीं जनता को बहकाया है, बिन वादा किए बिजली बिलों को करके माफ दिखाया, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है, जनता की भलाई में मजबूत कदम उठाया है। किसानों की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री ने दूसरे नेताओं की तरह कोरे आश्वासन नहीं दिए, बल्कि किसानों की टीस का एहसास करते हुए प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के 1600 करोड़ रुपए के बकाया बिजली के बिलों की माफी करके एक मजबूत कदम उठाया है। और देश में ये अपने किस्म की पहली मिसाल है। 3 लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी, किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया, 33 साल तक दे रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया, 33 साल तक देकर रॉयल्टी किसान शिखर पे चढ़ा दिया।
वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का SEZ और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। तो ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएम पद पर घमासान जारी है एनडीए के अंदर और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। फिर रुक करते हैं अरुण का। अरुण, यहाँ पर ब्रेक पे जाने से पहले जो सवाल उठा था कि जो जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार ये लेट लतीफी क्यों की जा रही है। माना कि अभी 1 साल बाकी है, लेकिन अगर 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें उस वक्त 2 साल पहले ही आडवाणी के नाम की घोषणा कर दी गई थी, तो फिर इस बार देरी क्यों करी है बीजेपी? कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को पुरजोर तरीके से यहाँ पर जेडीयू उठा रही है और अपनी मांग को रख रही है कि क्लियर करे कि आखिर कौन होगा पीएम कैंडिडेट। जी देखिए, क्योंकि 2009 और अभी की स्थिति में बहुत फर्क है। उस समय की अगर हम बात करें तो जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी का नाम सामने आया था तो वो जायज था, वो बनता था। लेकिन फिलहाल की अगर हम स्थिति की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो चुके हैं। नीतीश कुमार खुद चाहते हैं कि वो सेंटर स्टेज लें, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए आए। मोदी जो है वो दावेदार है, प्रबल दावेदार है। तो कहीं ना कहीं देखिए, नरेंद्र मोदी अगर बीजेपी उन्हें प्रोजेक्ट करती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को यह डर है कि जो 15-20% मुस्लिम जो बिहार में है जो सपोर्ट करते हैं वो उन्हें नहीं खोना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए ये देर हो रही है। बीजेपी को ये पता है कि नीतीश कुमार अगर उन्हें छोड़ के चले जाते हैं तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। उसी के चलते जिस तरह से नरेंद्र मोदी अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल गए थे, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो सरकार के खिलाफ रुख है वहां उसे थोड़ा सा और सख्त करने के लिए, ताकि बीजेपी की तरफ उनका रुख थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो तमाम चीजें इस समय जो है बीजेपी जद्दोजहद में लगी हुई है कि एक जिसे हम कह सकते हैं एक ऑप्शन उन्हें मिल जाए। क्योंकि देखिए, अगर जेडीयू उन्हें छोड़ देती है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्हें उसी तरह का कोई अलाई चाहिए जो उन्हें जो है वो सपोर्ट कर सके अगर एनडीए को सरकार बनानी है अपनी। तो तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी अपने आप को जो एक इमेज जिसे हम कह सकते हैं एक राष्ट्रीय इमेज बनाने में लगे हुए हैं। जिस तरह से आप देखा दिल्ली आए थे, उसके बाद वो कोलकाता गए थे, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें हो रही हैं। सिर्फ ये है कि उनका नाम कहने में पार्टी में झिझक है। कोई भी नेता अगर हो तो साफ तौर पर नहीं कह रहे, हालांकि बयानबाजियां हो रही है, कुछ लोग आडवाणी का नाम कह रहे हैं, कुछ लोग मोदी का नाम कह रहे हैं, लेकिन अगर एकत्रित होकर बात करें तो बीजेपी यही कहती है कि नहीं, अभी तक हम इस पे कुछ डिसीजन नहीं लिया है, समय लगेगा, जब सही समय आएगा तब हम डिसाइड करेंगे। बिल्कुल अरुण, यानी कि कुल मिलाकर 2009 और 2014 के अगर हालात की बात करें, स्थिति की बात करें, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सबसे बड़ा अंतर यही है कि इस बार नरेंद्र मोदी का नाम सामने है और इसी को लेकर यह घमासान जारी है। यहां पर अग्निवा जी, अगर नरेंद्र मोदी की बात हो रही है, भले ही अगर जेडीयू की बात करें वो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर खुश नहीं है और वो कतई नहीं चाहेगी कि नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर चुना जाए, लेकिन अगर एनडीए की बात करें, बीजेपी भले ही 2 राय है बीजेपी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को लेकर आम राय बन सकती है। अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल की, उसने साफ कर दिया है कि उसे नरेंद्र मोदी के नाम से कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शिवसेना की अगर हम बात करें तो शिवसेना ने कहा है कि एनडीए की तरफ से नाम लाया जाए सामने, अगर नरेंद्र मोदी का होगा तो भी उसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। हालांकि जो पलड़ा है वो उनके पक्ष में ज्यादा भारी नजर आ रहा है। हाँ, एनडीए के देखिए कुल मिलाकर 4 लोग हैं, उसमें से केवल जेडीयू का विरोध है। और हाल ही में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जब बीजू जनता दल का भी एक स्टेटमेंट आया था कि उनको मोदी से ऐतराज नहीं है, अगर सत्ता बनाने के निकट पहुंचती है बीजेपी और उनके दल तो हम समर्थन कर सकते हैं। तो ये तो आप देखेंगे कि कुछ दल जाएंगे, कुछ दल आएंगे। लेकिन शिवसेना की अगर हम बात करें, शिवसेना ने भी काफी, आज ऐसा लगता है कि उससे बीजेपी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ अंदर खलबली मचेगी। शिवसेना ने ये बोला है कि जो बाल ठाकरे से सुषमा स्वराज मिली थी पीएम के पद को लेकर, अब ये
किस मसले में मिली थी? कोई नाम लेके गई थी या अपने लिए गई थी? आपको याद होगा कि उसके बाद शिवसेना वाले सुषमा का नाम आगे कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये कई चीजें हैं, पार्टी के अंदर भी एक खींचतान चल रही है, या कहना चाहिए कि एक दुविधा की स्थिति में है। लेकिन मोटे तौर पे देखें तो बीजेपी का इतना क्लियर है कि मोदी के तभी आगे बढ़ाएंगे मोदी को जब ये निश्चित हो जाएगा कि जेडीयू किसी भी हालत में, अगर हम जेडीयू को किसी और को भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब भी जेडीयू जा रहा है कांग्रेस के नजदीक, तब वो मोदी को आगे करेंगे। नहीं तो मुझे नहीं लग रहा कि मोदी को केवल पार्टी के भीतर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी। उसके अलावा ये पहले चर्चा करी जाएगी कि उम्मीदवार घोषित होना चाहिए या नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि कांग्रेस नहीं कर रही है। कांग्रेस ना राहुल को कर रही है, वो भी जैसे पिछली बार चुनाव में गए थे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल, ये 3 पोस्टर में 3 छपेंगे तीनों। इस बार भी ऐसे ही रणनीति पे अब लग रहा है ऐसा फिलहाल, क्योंकि राहुल पत्ते अंत तक नहीं खोलेंगे। हाँ, तो वो बीजेपी में एक थिंकिंग है कि फिर हम भी क्यों करें, हम भी नहीं करते हैं, बाद में हम एक सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, बहुत चीजें बदलेंगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत कोई एकदम से कुछ इसमें कोई स्थिति स्पष्ट होने वाली है। बिल्कुल। अरुण, यहाँ आपसे जाना चाहेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों ने से आपने बातचीत की होगी, उनका क्या मानना है? ये मांग भले ही जेडीयू की तरफ से की जा रही हो, ये पेशकश जरूर उनकी तरफ से की गई हो, लेकिन यहाँ पर क्या लगता है, अगर वक्त से पहले यानी कि 1 साल पहले ही अगर बीजेपी की तरफ से उसके पत्ते खोल दिए जाते हैं, पीएम कैंडिडेट के नाम को लेकर फैसला ले लिया जाता है, तो ये फैसला फायदेमंद साबित होगा या नुकसानदायक होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, बीजेपी को एक चीज पता है कि अगर वो अकेले जाती है इलेक्शन में तो उसे सरकार बनाना बहुत मुश्किल है। अगर उसे सरकार बनानी है तो उसके अलायंस का होना उसके साथ बहुत जरूरी है। और फिलहाल अगर एनडीए में हम देखें तो नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट अलाय है उनका, उन्हें वो खोना नहीं चाहते। अगर इतना ही होता, उन्हें नीतीश कुमार की परवाह नहीं होती, तो जिस तरह से मोदी की समय हवा चल रही है, पूरा माहौल मोदी में हो रखा है, तो कहीं ना उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी कि मोदी का नाम सीधे तौर पर वो कह दें। लेकिन कहीं ना उन्हें पता है कि नीतीश कुमार उनके साथ हैं, और अगर वो साथ छोड़ के चले जाते हैं तो फिर से नए समीकरण किसी और के साथ बनते हैं या नहीं बनते, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो सब बात की चीजें, इसलिए फिलहाल जो लोग आपके साथ हैं उन्हें अपने साथ रखना होगा। जिस तरह से अग्निमा जी ने भी कहा, मैं उनसे सहमत हूं। साफ तौर पर देखिए, मोदी का अभी आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एक बार नीतीश कुमार को भी पता, नीतीश कुमार भी अगर बीजेपी छोड़ देते हैं तो उन्हें इस चीज का भरोसा नहीं है कि अगर जिस तरह से कांग्रेस उनकी तारीफ कर रही है कि वो कांग्रेस के साथ मिल जाए। तो तमाम चीजें राजनीति में देखनी पड़ती हैं, उसके बाद इस तरह के बड़े डिसीजन जो है वो आप ले सकते हैं। तभी बीजेपी इस समय जो है वो मोदी के नाम को सही तरीके से प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके आउटकम क्या हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर कुछ कहना चाहती हैं अग्निमा जी? हाँ, नेहा, ये जनता दल का यू का एक ही जरूर प्रयास हो सकता है। बिहार की जो लोकसभा की सारी सीटें हैं, अगर वो अकेले लड़ने का मूड बना रही है तो उसको उन सीटों पे भी तैयारी करनी है जिनमें बीजेपी है अभी एट प्रेजेंट। तो हो सकता है कि वो दिमाग में भी हो नीतीश कुमार के, क्योंकि वो एक अकेले भी आगे जा सकते हैं इस मसले पर। जरूरी नहीं है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएं। हो सकता है वो उनके दिमाग में हो कि नहीं, मैं अकेला आगे बढ़ता हूं, तो तब उनको अपनी वो बीजेपी जो अभी बांटते हैं, शायद यही वजह है कि अग्निमा जी वो वक्त से पहले कह रही है कि कैंडिडेट के नाम को आप उजागर करिए, क्लियर करिए, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी नाम है तो फिर हम भी कोई कड़ा फैसला ले, हमें भी वक्त मिले तैयारी करने का। कहीं ऐसा ना हो कि एन वक्त पर आप नाम क्लियर करते हैं तो फिर ना हम इधर के रहें ना उधर के रहें। शायद यही इस समय जेडीयू के नेताओं के दिमाग में चल रहा है। बहरहाल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अग्निमा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अरुण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताजा 3 खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज के साथ। नमस्कार।